नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 1 यानी कि पाठ 1। तो इस पाठ 1 को हमने लास्ट जो हमारे 2 सेशन से हम इसको पढ़ रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम है इस जल प्रलय में और चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो काफी सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं इस पाठ के बारे में आप लोगों के साथ। तो ये पाठ जो है बाढ़ के एक दृश्य को से संबंधित एक रिपोर्ट के रूप में, एक रिपोर्टाज के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि जो बाढ़ का दृश्य है पूरा और किस तरह से जो बाढ़ के बाद कौन कौन सी परेशानियां होती है और क्या क्या जो चीजें हैं बाढ़ के समय में लोगों को अपने घर में रखनी चाहिए बाढ़ की स्थिति से पहले। जहां पर ऐसे इलाके जो बाढ़ प्रभावित हैं यानी कि जिसके आसपास के इलाके भी बाढ़ प्रभावित हैं, क्योंकि देखिए जो जब बाढ़ आती है तो उसके बाद जो पूरा जनजीवन होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है और जो जरूरी चीजें होती हैं जैसे कि साग सब्जी, दूध, माचिस यानी कि रोशनी करने के लिए, क्योंकि लाइट का भी ऐसा रहता है कि कई दिनों तक जो बिजली है वो भी काटनी पड़ती है क्योंकि करंट फैलने का डर रहता है। तो इसीलिए दिया सलाई, मोमबत्तियां या जो भी बहुत सारी जरूरी चीजें हैं वो आपको इकट्ठी करनी है। और क्या क्या करना है ये सारी चीजें और कुछ दवाइयां, क्योंकि जो बाढ़ आती है उसके बाद बहुत सारी बीमारियां, देखिए जो बरसात का मौसम होता है उस टाइम पे आप देखेंगे वैसे भी बहुत सारी जो बीमारियां, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस जो आप देख रहे होंगे आजकल बहुत सारी इस तरह की बीमारियां चल रही हैं, जैसे आई फ्लू या ईचिंग हो जाती है, कहीं पर दाद खाज खुजली हो जाती है, कहीं पर आपको लगेगा कि पानी से जो है शरीर में बहुत अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं, डायरिया हो जाता है। तो यही सब आपको इन सब का जो एक प्राथमिक उपचार है उसके लिए कुछ दवाइयां भी आपको घर पर रखनी है। तो यहाँ पर यही चीजें लेखक बता रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस पाठ में हमें दी गई है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं, अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर हम इस जल प्रलय में पढ़ रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी का, और यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें जो है पढ़ ली थी। तो जैसे हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सबसे पहले हमने लेखक के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पाठ का जो सार है उसके विषय में पढ़ा। तो पाठ के सार में भी हम काफी आगे तक यानी कि निकल चुके थे। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि किस तरह से एक यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से बहुत सारा यहाँ पर जो 1949 की बात लेखक आज करेंगे कि यहाँ पर महानंदा नदी में भी बाढ़ ने कहर बरपाया था। लेखक वापसी थाना के गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप पर ले जा रहे थे, तभी एक बीमार के साथ जो है उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया था। तो काफी सारी चीजें देखिए इसमें। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने केवल सार के तौर पर यहाँ पर आपको चैप्टर बताया है। और फिर अलग अलग देखिए, पीपर के बाद सन 1967 में बाढ़ में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। नाव पर एक सजी धजी टोली फिल्मी तरीके से जो घर बैठे कश्मीर का आनंद लेने के लिए निकली हुई थी और नाव पर ही चाय और नेस्कैफे के पाउडर को मथकर एक्सप्रेसो तैयार कर रही थी। तो देखिए कुछ लोग जो है इस बाढ़ का, अब देखिए यहाँ पर ना आपको समाज के कुछ दो जो पहलू हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं कि किस तरह से जो निम्न वर्ग है, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक तरह से सामान्य लोग हैं जिनके घर जो है नॉर्मल होते हैं, सामान्य होते हैं, जो एक सादा जीवन जी रहे होते हैं, जो अपना घर का पालन पोषण भरण पोषण में अपना जो दिनचर्या है या अपनी जीवन की जितनी भी इनकम है उसको लगाते हैं। तो ये बाढ़ जो है ऐसे सामान्य लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है। और जो उच्च वर्ग के लोग हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो कुछ लोग हैं, देखिए कुछ लोगों के लिए जो नाव है
वो एक जीवन रक्षक के रूप में थी, यानी कि क्या कर रही थी, जो पानी में फंसे लोग हैं उनको निकाल रही थी या उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही थी। और कुछ लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग नाव बिल्कुल सजा धजा कर, ठीक है, उस बाढ़ के पानी में बिल्कुल नाव को सजा धजा कर उस पर बैठे कश्मीर का आनंद ले रहे थे, यानी कि जिस तरह से कश्मीर की झीलों में लोग आनंद लेते हैं, बिल्कुल उस तरह से आनंद ले रहे थे। और नाव पर ही चाय और नेस्कैफे के पाउडर को मथकर एक्सप्रेसो तैयार कर रहे थे। यानी कि और दूसरी तरफ एक लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी और फिल्मी अंदाज में गाना बज रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तो देखिए यहाँ पर ये दो चीजें दिखाई गई हैं, अभी आप देखेंगे, मैं इसको डिटेल में आपकी बुक से पढ़ूंगी तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। आज हम यही सब चीजें पढ़ने जा रहे हैं। तो किस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो जो रिक्शे वाला है, यहाँ पर जो रिक्शे वाला है उसको लेखक कहते हैं। जब हमने देखा था कि जो लेखक हैं अब वो बाढ़ को देखने के लिए कॉफी हाउस तक जा रहे हैं, लेकिन पता चला कि कॉफी हाउस जो है बंद हो चुका है, क्योंकि जब बाढ़ का पानी जो है धीरे धीरे शहर में घुसने लगा तो सभी दुकानें जो हैं वो बंद होने लगी। और यहाँ पर जो लोग हैं जो पानी को देख कर आ रहे थे, सभी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि आ गया आ गया, वो देखिए मृत्यु का जो तरल दूत है वो आ रहा है। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि भीड़ में एक आदमी जो है उनसे बोला कि ए रिक्शे वाले, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ, यानी कि पानी का जो फ्लो है वो बहुत तेज है और अब तुम आगे मत जाओ। तो लेखक कहते हैं मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे शब्दों में कहा कि लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब लेखक कहते हैं हम रिक्शा मोड़कर, लेखक ने वहां से रिक्शा मोड़ लिया और वो कहते हैं हम रिक्शा मोड़कर अप्सरा सिनेमा हॉल, जो कि सिनेमा का शो बंद हो चुका था, शो भी बंद कर दिया गया था सिनेमा का, के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। उन्होंने कहा हमने वहां से रिक्शा मोड़ लिया और अप्सरा सिनेमा हॉल, जहां पर सिनेमा का शो भी बंद कर दिया गया था, पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर के सामने अब धीरे धीरे पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा में लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे बहुत सारे विज्ञापनों के बड़े बड़े होल्डर्स लगे रहते हैं, कोई लाल रंग में, कोई हरे रंग में, कोई पीले रंग में। तो यहाँ पर भी इसी तरह के होल्डर्स जो बड़े बड़े लगे हुए हैं, अब उनकी परछाई जो है वो उस पानी में, ये जीआईसी थराली बच्चे हैं क्या, ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो वो जो पोस्टर हैं वो इस तरह से, क्योंकि पानी की लहरें आ रही थी तो लहरों में जो है वो जो बोर्ड लगे हुए हैं, जितने भी होल्डर्स लगे हुए हैं विज्ञापनों के, वो इस तरह से बिल्कुल लहरा रहे थे जैसे रंगीन सांप जो है उस पानी में तैर रहे हों। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े होकर देख रहे थे। जो गांधी मैदान की रेलिंग है उसमें खड़े होकर हजारों लोग इस बाढ़ के पानी को देख रहे थे। दशहरे के दिन राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते थे उससे कम नहीं थे। दशहरा जब होता ना, आपने देखा होगा दशहरे के दिन जहां पर रावण दहन किया जाता है वहां की भीड़ से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, ठीक है ना, कितनी ज्यादा भीड़ होती है दशहरे में, जो रामलीला मैदान होता है वहां पर। तो लेखक कहते हैं कि उससे कम भीड़ नहीं थी, यानी कि बहुत सारे लोग थे। और गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक गैरिक यानी कि गेरुए रंग का आवरण जो है आवरण से वो आच्छादित हो रहा था। यानी कि जो गांधी मैदान में की जो दीवारें थी वहां पर जो आनंदिक उत्सव, सभा सम्मेलन और उन सब से जुड़ी हुई, जो खेल कूद से जुड़ी हुई जितनी भी स्मृतियां वहां पर बनी हुई थी, अब उन उन पर धीरे धीरे गैरिक यानी कि गेरुए रंग का एक जो है आवरण, एक गेरुए रंग से वो ढक रहा था। उससे क्या हो रहा था,
आच्छादित हो रहा था, यानी कि ढक रहा था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हरियाली पर शैन शैन पानी फिरते देखने का अनुभव जो है वो सर्वथा नया था। लेखक कहते हैं कि हरियाली पर पानी फिरते, जो हरियाली है, यानी कि जो मैदान हरे थे, उस हरियाली पर शैन शैन, शैन शैन का क्या अर्थ होता है? धीरे धीरे। ठीक है, उस हरियाली पर धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। यानी कि ये अनुभव, आज तक देखिए उन्होंने बाढ़ से जुड़े हुए बहुत सारे काम किए थे, लोगों की हेल्प भी की थी, मदद भी की थी, और लेकिन इस तरह बाढ़ के, देखिए वो तो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर उन्होंने मदद की थी, लेकिन कभी भी इस तरह से बाढ़ का अनुभव उन्होंने नहीं किया था, बाढ़ को आते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं, इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गवार जोर से बोल उठा, इह, जब दानपुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। तो तभी जब देखिए यहाँ पर जैसे ही ये पानी जो है एकदम इसकी स्पीड बढ़ने लगी, पानी तेज तेज आने लगा, तो एक जो अधेड़ उम्र का मुस्टंड, यानी कि नौजवान, बिल्कुल, और बिल्कुल लग रहा था कि गांव का है, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, तो जोर जोर से बोलने लगा, ईह, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। यानी कि जब गांव डूब रहे थे तो कोई भी जो शहरी व्यक्ति है, कोई भी जो बड़े मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वहां पर उस बाढ़ का जायजा लेने नहीं आए, उस बाढ़ को देखने नहीं आए, वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने नहीं आए। और अब जब इनके घर में पानी घुस रहा है, जब इनके घरों में, इनके दफ्तरों में पानी घुस रहा है, तो अब बताओ ये क्या करेंगे। तो इस तरह से वो जोर से चिल्लाने लगा। लेखक कहते हैं, मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वो आम आदमी जिसकी खोज में हर साहित्यिक गोष्ठी होती है। उस वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार या कोई भी ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा, इसके वक्तव्य में, इसने जो बोला उसमें अगर आप चाहे आप दानापुर की जगह उत्तर बिहार जोड़ सकते हैं, या कोई भी जो बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र है वो आप जोड़ सकते हैं। शाम के 7:30 बज चुके थे, शाम हो चुकी थी, 7:30 बज चुके थे। आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहे थे। जिसने भी एफएम सुना होगा, एफएम रेडियो सुना होगा, हर एक घंटे में, हर आधे घंटे में मुख्य समाचार आते हैं। आपने कभी सुना है रेडियो? तो आप सभी में से जरूर किसी ने कभी तो एफएम रेडियो सुना ही होगा। देखिए पहले के टाइम पे जो है रेडियो हुआ करते थे, और अभी जो है मोबाइल फोन में हम एफएम से रेडियो सुनते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, जो हर एक घंटा होता है उसमें न्यूज आती है, और आधे आधे घंटे में बीच बीच में जो मुख्य समाचार होते हैं वो आते रहते हैं। तो 7:30 बजे का टाइम था आकाशवाणी के पटना केंद्र पर। कहते हैं ना, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आपने सुना होगा ना एफएम में जो अलग अलग जगह होती है, तो वहां का अलग केंद्र होता है, अलग वहां की सैटेलाइट होती है, तो उससे क्या होता है, अलग अलग चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो शाम के 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहे थे। पान की दुकान पर खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। उत्कर्ण यानी कि सुनने को उत्सुक होकर, अपने कानों को बिल्कुल, कहते हैं ना कि कान खड़े कर लेना, यानी कि चौकस होकर सुनना। उत्कर्ण भी इसी तरह का एक शब्द है कि बिल्कुल सुनने के लिए उत्सुक रहना, तो कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि ये स्थानीय समाचार थे, तो सब लोग उत्सुक थे कि क्या इस समाचार में मुख्य रूप से बताया जाना है। हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है।
तो वहां की जो न्यूज रिपोर्टर थी वो कह रही थी, या न्यूज रिपोर्टर थे वो कह रहे थे कि हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है। जहाँ न्यूज स्टूडियो होता है ना, तो उस स्टूडियो की, वो कहते हैं हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है और किसी भी क्षण ये पानी स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। ये समाचार दिल दहला देने वाला था। लेखक कहते हैं कलेजा धड़क उठा। जी आईसी शालदे, रीडिंग करेंगे बच्चा आप? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास 9th के बच्चे हैं आप? यस मैम। ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? इस जल प्रलय में। ये चैप्टर आपने क्लास में पढ़ा है? यस मैम। तो फिर आपको तो और ज्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए इसमें। काफी सारी चीजें आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो कुछ समझ आ रहा है आपको यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या हो रहा है? यस मैम। रीडिंग करेंगे आप? एक बार रीडिंग कीजिए बच्चा, यहाँ से शुरू कीजिए समाचार से। समाचार दिल दहाड़ने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक की उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्मी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठहराकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए, धनुषकोटि की तरह पटना लापता न हो जाए, कहीं सब पाप धुल जाएगा। चलो गोलघर के मोड़े पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसानी बामल, राजेंद्रगढ़ चौराहे पर मैग्नीज कॉर्नर के आखिरी सीढ़ियों पर पत्रिकाएं बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज, या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताब, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़कर हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सीने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो हम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। बहुत अच्छे। क्लास के अकॉर्डिंग आपकी जो रीडिंग थी काफी अच्छी, क्लियर आपने की, काफी अच्छे से आपने पढ़ा, लेकिन जो आप स्पीड दे रही हैं इस तरह से किसी को समझ नहीं आएगा। बहुत स्पीड में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। हम जब रीडिंग करते हैं तो हमें इस तरह से रीडिंग करनी है, क्योंकि अकेले नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आप पूरी क्लास के लिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना। तो जब आप सबके लिए पढ़ते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा, आप देखेंगे एक एक पंक्ति, एक एक शब्द आपको क्लियर हो रहा है। तो काफी अच्छे से आपने रीडिंग की। अगर कोई बॉयज रीडिंग करना चाहते हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, अन्यथा मैं पहले इसको क्लियर आपको करूंगी और उसके बाद आगे बढ़ूंगी। बैठ जाइए बच्चा, गुड। तो देखिए हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि समाचार दिल दहला देने वाला था। जो ये समाचार आया ये काफी डरावना था और मित्र के चेहरे पर भी आतंक की रेखाएं उभर गई। वो कहते हैं कि उनके मित्र के चेहरे पर भी आतंक रेखाएं उभर गई, और लेकिन हम तुरंत ही सहज भी हो गए। एकदम से होता है ना, डर मन में आ जाता है कि यार क्या होगा, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं तुरंत ही हम सहज यानी कि नॉर्मल भी हो गए, यानी कि चेहरे पर चेष्टा करके सहजता को ले आए, यानी कि कोशिश करके बहुत नॉर्मलिटी को अपने फेस पर। कई बार होता है ना, अंदर से हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों के सामने होते हैं तो हमें अपने फेस पर वो नहीं दिखाना होता, वो प्रॉब्लम्स नहीं दिखानी होती।
तो लेखक कहते हैं क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई भी नजर नहीं आ रहा था कि जो परेशान हो। ठीक है, मतलब किसी होता है ना, लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट हो रखी थी कि कैसा होता है ये बाढ़ का पानी। ठीक है, क्योंकि कभी किसी ने वहां पर फील नहीं किया था, उन प्रॉब्लम्स को नहीं झेला था, उन परेशानियों से वो रूबरू नहीं हुए थे। वो एक तरह से शहरी इलाका था, तो सभी के चेहरे पर एक तरह से लोग सामान्य दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तो ज्यादा ही उत्साहित थे, यानी कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट लोगों के अंदर ज्यादा थी। वरना देखिए और दिन क्या होता है, सब अपने कामों में बिजी रहते हैं और सब अपने प्रेशर के अंदर रहते हैं, लेकिन आज एक अलग एक्साइटमेंट थी कि बाढ़ आने वाली है। ठीक है, पर दुकानों में थोड़ा हड़बड़ी थी, क्योंकि जो नीचे नीचे तल का सामान था उसको ऊपर एडजस्ट किया जा रहा था, और पान वालों की बिक्री। और आपने देखा होगा कोई भी मेला होता है, लोगों की भीड़ होती है, तो बड़ी दुकानों से ज्यादा जो छोटी छोटी दुकानें लगाई जाती हैं, जो छोटे छोटे पान के जो दुकान होती है, या चाय की टपरी होती है, या छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, उन पर ज्यादा जो है भीड़ हो जाती है। ठीक है, नीचे अब जो दुकानों की खरीद बिक्री थी वो बंद हो गई थी। पान वाले के आदम कद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी सूरतें मुरहिम नजर आ रही थी, यानी कि थोड़ा सा एकदम से झुकी हुई सी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ पर थोड़ी देर रहे तो खड़े होकर किसी भी, मतलब अगर हम यहाँ थोड़ी देर और खड़े रहे तो कोई भी हम पर ठहाका लगाकर हंस सकता है। देखिए परेशानी जो होती है ना, वो चेहरे पर आ ही जाती है, अगर आप कितना भी उसको अंदर रखने की कोशिश करें। तो लेखक कहते हैं कि हमारे चेहरे ना मुरझाए हुए थे। जो पान वाले की दुकान पर इतने सारे लोग थे, उनमें से हमारे चेहरे ही मुरझाए हुए थे। अब वो कहते हैं अगर हम थोड़ी देर यहाँ और ठहरे तो लोग हम पर हंस सकते हैं, कह सकते हैं कि जरा इन बुजदिलों का हुलिया तो देखो। क्यों, वहां ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी कि एक बार डूब ही जाए ये धनुष डूब ही जाए धनुष कोटि की तरह, पटना लापता ना हो जाए कहीं। जो धनुष कोटि है, जो एक बार एक स्थान है, वो लापता हो चुका था, यानी कि पूरी तरह से डूब गया था। तो वो कहते हैं कि धनुष कोटि की तरह कहीं ये पटना जो है लापता ना हो जाए, सारे पाप धुल जाएंगे। चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाते हैं, या बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर ही क्यों नहीं। भाई यह माकूल मौका है, इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारी के घर छापा मारना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही पैसा जहां तहां छिपाया रहता है ना, तो इस टाइम पे घर में पानी घुस के पैसा खराब ना हो जाए, ये सोचकर वो अब अपने पैसे को ठिकाने लगा रहे होंगे। तो इस टाइम पे जरूर जाना चाहिए जो इनकम टैक्स वाले हैं। और अब यहाँ पर राजेंद्र नगर चौराहे पर जो मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ी थी, वहां पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत यानी कि पहले की तरह बिछी हुई थी, उसने अभी तक नहीं हटाई थी। क्योंकि अगर बाढ़ एक हफ्ते तक रही या 10 दिन भी लग सकते हैं बाढ़ के पानी को एडजस्ट होने में, यानी कि बाहर निकलने में, तो उतने दिन के लिए घर पे कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि बिजली भी नहीं होगी। ठीक है ना, इस टाइम पे बिजली भी काट दी जाएगी, तो कुछ तो होना चाहिए समय को व्यतीत करने के लिए। तो लेखक कहते हैं कि एक सप्ताह की खुराक एक साथ ही ले लूं, क्या क्या ले लूं, क्या हेडली चेंज, या एक सप्ताह में जो फ्रेंच जर्मन सिखा दे ऐसी किताबें, या योग सिखाने वाली सचित्र किताबें जो चित्रों के साथ योग सिखाती है वो किताबें। और लेखक कहते हैं कि मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक, जो बिल्कुल एकदम नौजवान लड़का था, कृष्णा, वो पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। फिर वो कहते हैं मैं उन सबको छोड़कर हिंदी, बंगला और अंग्रेजी की सिने पत्रिकाएं लेकर घर लौट गया, मित्र से विदा ली और कहा पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें, यानी कि कितना पानी यहाँ आ जाए और किस स्थिति में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वही ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुध लेगा। दोनों ने आपस में बात की कि जो कम पानी में डूबा रहेगा वही ज्यादा पानी वाले मित्र की सुध ले पाएगा। और वो कहते हैं फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर में पहुंच चुकी थी कि हमारे गोलंभर के पास भी कोई आवाज चारों ओर बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडरा रही थी। 4 बार प्रतिध्वनि होती,
सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ियां पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती थी। आपने देखा होगा कि कोई भी सूचना होती है, जो नगर निगम की गाड़ियां होती हैं या जो भी सरकारी जो गाड़ियां होती हैं, वो अगर आपको कभी पानी का बिल पे करना है या बिजली का बिल पे करना है या अन्य कोई जैसे वोटर आईडी बनवानी है या आधार कार्ड अपडेट करवाना है, तो उसके लिए कई बार आपने देखा होगा ना कि अनाउंसमेंट होती रहती है, या कोई भी पानी से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड या कोई भी बारिश से रिलेटेड गली गली में आकर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। तो वही अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रही थी, और प्रतिध्वनि जब एक बार हो, जो एक बार, क्योंकि उनकी जो बिल्डिंगें थी काफी बड़ी बड़ी थी और गोल करके वो बिल्डिंगें बनी हुई थी, तो वहां पर लेखक कहते हैं कि एक बार जब गाड़ी में से आवाज आ रही थी भाइयों, तो वो 3 बार प्रतिध्वनि के रूप में भाइयों 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 इस तरह से वो टकरा रही थी। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी को पहुंचाकर लौटते समय इस गोलगंबर के पास आवाज अलापता है, सुन मेरे बंधु रे, ए सुन मेरे मितवा। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ियों से ऐलान किया जाने लगा कि भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहनीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। आप सभी सावधान हो जाएं। और तभी प्रतिध्वनि होती है, यानी कि आवाज की। आपने देखा होगा कभी आप किसी पहाड़ पर जाते हैं, किसी खुले स्थान पर जाते हैं जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ स्थान हो, या किसी ऐसे कमरे में जाते हैं, तो आप देखिए एक बार आवाज लगाते हैं तो वो रिपीट होती है आपकी आवाज। तो प्रतिध्वनि होती है, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। तो तभी लेकर मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है। लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपनी जो उनकी धर्म पत्नी है, उनकी गृह स्वामिनी जो है, उनसे पूछा कि गैस का क्या हाल है, गैस कितने दिन चल जाएगी। ठीक है, तो उनकी जो धर्म पत्नी है वो कहती हैं कि बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर ऊटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता। तो जो हमारा गैस सिलेंडर जो होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि बार बार तो कोई उठाकर चेक नहीं करता, या कोई मीटर या कोई हूटर तो होता नहीं है कि आपको बताएगा कि आपकी गैस खत्म होने वाली है। तो लेखक की जो पत्नी है वो कहती हैं कि बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में कोई मीटर ऊटर की तरह चीज नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता कि कब खत्म हो जाए, लेकिन अंदाज है कि 1 से 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन का एक ही बॉटल है। तो इस तरह से जो बाढ़ का पानी है वो बिल्कुल राजेंद्र नगर में आज रात 12 बजे तक आ जाएगा, इस तरह की अनाउंसमेंट जो है वहां पर हो चुकी है। और अब क्या कुछ यहाँ पर लेखक तैयारियां करते हैं, जिनके बारे में मैंने शुरुआत में ही आपके साथ डिस्कस किया था, तो वही चीजें अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो भी पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज करें, और साथ ही मैंने आपको बताया कि 5 प्रश्न जो आप लास्ट सेशन में भी आपको होमवर्क दिया था, और आज भी कह रही हूँ कि 5 प्रश्न आप जरूर बनाकर लाएं इस पार्ट से, और बाकी चीजें हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।